Jai Shri Ram. So we are again together for another session of question answers with Dr. Goel and Gitanjali ji. And today there was one query from one of the people who was listening to my videos. So I have put the question before Dr. Goel, and I expect that he will be able to uh, assuage whatever query he had. And I hope he listens to this and I hope he will be satisfied with the answers. Dr. Goel, welcome. Gitanjali ji, welcome. डॉक्टर गोयल, जय श्री राम दोनों को। डॉक्टर गोयल, आप जैसे मेरे एक व्यक्ति ने मेरा वीडियो देखा, जिस वीडियो में बोला गया, मतलब वो पार्ट था उस चैप्टर में कि विष्णु जी अवतार लेने को तैयार हो जाते हैं और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को ऑर्डर देते हैं कि आप लोग अपने अपने पुत्र ये मतलब गिव बर्थ टू चिल्ड्रन जो वहां जाएंगे, और वो कोई बंदर होते हैं, कोई ये होते हैं। तो फिर उन उन उस व्यक्ति ने मुझे पूछा, ये सच हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई एक मनुष्य का पुत्र कोई एनिमल है? तो ये कहाँ से कहाँ तक लॉजिकल है? और आप ये इसको आप ये बोलेंगे नहीं क्या ये कहानी है, मनोहर कहानी का काइंड है? ये सच्चाई कैसे हो सकता है? ये उनका क्वेरी था। इस संबंध में मैं इतना ही कहूँगा कि हर एक लैंग्वेज में और दुनिया के हर एक कंट्री के साहित्य में एक तो फिक्शन भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, जानवरों और पक्षियों की कहानियां भी होती हैं जो बच्चों को सुनाने के लिए होती हैं, और उनमें कुछ मजा लेने के लिए होती हैं, कुछ शिक्षाप्रद होती हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, उनमें कितनी शिक्षा मिलती है, और माइथोलॉजी भी होती है। अब इन चार प्रकार के साहित्य को हम इकट्ठा करके, मतलब हम इनमें से किसी को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि साहित्य तो साहित्य है। हर एक साहित्य का, साहित्य की हर एक ब्रांच का अपना अपना रोल है। और अगर हम कहें कि माइथोलॉजी को हिस्ट्री मानना है, वो तो सत्यता के अगेंस्ट हो जाता है। इसी तरह अगर कहें कि जानवरों की कहानियों के सत्य मानना है, जैसे बच्चे मानते ही हैं, बच्चों को अगर काव कौवा चिड़ी की कहानी सुनाओ, वो बहुत खुश होते हैं और उनको ऐसे लगता है कि सचमुच ही ये हुआ है। इसी तरह फिक्शन में जो कहानियां होती हैं, वो नावल होते हैं और शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। उनमें जो कहानियां होती हैं, हम जब उनको पढ़ते हैं इमेजिन यही करते हैं कि ऐसा ही हुआ होएगा। वास्तव में वो हिस्ट्री तो नहीं होती। इसी तरह हिस्ट्री तो हिस्ट्री है ही, और जो मैथोलॉजी है उसको हिस्ट्री मानना भी ठीक नहीं है। जैसे कहानियों को हिस्ट्री मानना नहीं ठीक, जानवरों की कहानियों को हिस्ट्री मानना नहीं ठीक, पर हर एक जो साहित्य का हर एक अंग है, उसका अपना अपना रोल होता है। हम उसको साहित्य में से निकाल नहीं सकते, और निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना अपना रोल है। जो लोग विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होगा होगा, ब्रह्मा जी ने ये ऑर्डर दिया होएगा, और देवता लोग अलग अलग रूपों में अवतरित हुए होंगे, उनको इस बात में आनंद लेने दो। हम उन पर क्यों कहें कि ये इनका विश्वास ठीक नहीं है। जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि मनुष्यों से जानवरों का जन्म कैसे हो सकता है, वो तो एक तथ्य है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और हनुमान जी का रावण के साथ संवाद होता है, और संवाद के बाद पहले तो रावण जो है उसको डेथ सेंटेंस दे देते हैं कि इसको मार दिया जाए। जब तब विभीषण और कुछ मंत्री रावण के ये कहते हैं कि ये दूत है, दूत को मारना जो है ये एथिक्स के खिलाफ है, तो दूत को मारना नहीं चाहिए, इसको और कोई सजा दे दी जाए। तब रावण ये कहता है कि वानरों का जो पूंछ है वो एक
प्रिय आभूषण है। इससे क्लियर है कि वानर जो अपनी पूंछ को आभूषण के रूप में लगाते थे, उनके शरीर का अंग नहीं था पूंछ। तो वानर जो थे वो मनुष्य ही थे, और उनको बंदर कहना या रीछ कहना वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, हिस्टोरिकली फैक्ट नहीं है। और जब हनुमान जी मिलते हैं पहली बार भगवान राम और लक्ष्मण को, तब वो इतनी शुद्ध संस्कृत में बात वार्ता करते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं कि ये जो मनुष्य है, इसकी भाषा बिल्कुल ग्रामर के रूल्स को फॉलो करती है, और कोई भी मनुष्य जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, ऐसी लैंग्वेज बोल ही नहीं सकता। तो इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान थे, न केवल मनुष्य थे पर बहुत बड़े विद्वान भी थे। इसी तरह जब सेतु निर्माण होता है, तो उसमें वाल्मीकि रामायण में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि यंत्रों द्वारा पहाड़ों से बड़ी बड़ी शिलाएं काट कर लाते थे, और यंत्रों द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट करके उनको, उन शिलाओं को समुद्र के किनारे पर ले जाते थे, और वहां से सेतु निर्माण होता था। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो ऐसे यंत्र थे, ऐसे यंत्र जो है आज की टेक्नोलॉजी में भी इतनी बड़ी बड़ी जितने यंत्र अवेलेबल हैं, वो इतनी 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 बड़ी बड़ी चट्टानों को नहीं काट सकते, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में उनका साइज लिखा है कि हाथी के साइज जितनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काटते थे वो यंत्र। इसका अर्थ ये होता है कि किष्किंधा राज्य में की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड थी, जो कि आज की टेक्नोलॉजी से भी कई गुना ज़्यादा डेवलप्ड थी। और उन्होंने एक अंडरग्राउंड पूरा शहर बसाया हुआ था, और जो बहुत ओके। ही भव्य था। ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी जैसे छोटे छोटे घर होते हैं, ऐसा शहर नहीं था वो। बहुत भव्य शहर था। उसमें राजमहल भी थे, राज दरबार भी था, सब कुछ था। इतना भव्य शहर अंडरग्राउंड इस तरह से बिछाया बनाया गया था कि अगर कोई आक्रमणकारी उस पर आक्रमण करे तो वो उस शहर का कुछ बिगाड़ ना सके। तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उनकी डेवलप्ड थी, और उनको बंदर कहना तो एक मूर्खता वाली बात है। ओके। तो वो वानर उनको कहते थे। वानर कहने का मतलब ये नहीं है, वानर के कई अर्थ हो सकते हैं। वानर का मीनिंग ये भी हो जाता है कि वाह नर, के वो नर जैसे थे। और एक अर्थ ये भी हो जाता है कि वानर एक प्रजाति थी जो कि किष्किंधा के एरिया में रहती थी, उनको ओके। वानर कहते थे। ओके। गीतांजलि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ जी। बस इतना ही कि जैसे पिताजी ने बोला कि तरह तरह की कैटेगरीज होती हैं साहित्य की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अवश्य हुआ है कि जो ये कैटेगरीज है ना, ये थोड़ी मिक्स हो गई हैं हमारे साहित्य में। कि फिक्शन जो थी, जो मिथोलॉजिकल बीच में एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल बुक। कि उसमें जहाँ पे हिस्ट्री है उसके साथ में मिथोलॉजी भी उसमें ऐड हो गई है। वो सभी साहित्य में होता है, अकेले हमारे साहित्य में थोड़ी है। हाँ जी। मैं सभी कंट्रीज के सभी लैंग्वेजेस के साहित्य में ये मिक्सिंग अप होती ही है। उनको शिफ्ट तो करना ही पड़ता है। ये थोड़ी के हाँ, मिक्सिंग अप नहीं वो होएगी। वो हाँ। सही है, वो मैं डिनाई नहीं कर रही। पर लाइक क्या हो जाता है, जैसे मुझसे मेरे इसमें कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया, वैसे बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई एक साइड से आप बोल रहे हो कि ये हिस्ट्री है, और उसमें ऐसी चीजें लिखी है जो या जिस पे बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मतलब जस्टिफाई उस जस्टिफाई बात करना को मुश्किल हो तो वी हैव टू उसको डिस्टिंग्विश तो करना ही पड़ेगा ना, कि इसमें हिस्ट्री कौन कितना पार्ट है और माइथोलॉजी कितना पार्ट है। वो हर एक साहित्य में ऐसे ही होता है। माइथोलॉजी हिस्ट्री जो है मिक्सअप होती ही है।
स्पेशली जब जितना पुराना होता जाता है साहित्य, उसके अंदर इंटरपोलेशंस, एक्सट्रापोलेशंस क्योंकि भी ऐड बाकी होती जो हैं। कंट्रीज के साहित्य हैं वो तो 200, 300, 400, 500 साल पुराने हैं। हमारा हम्म। साहित्य जो है कम से कम 11,000 साल पुराना है, 11-12 हजार साल। तो जी। उसमें जब भी जितना भी साहित्य जो है बड़ा होता जाता है और पुराना होता जाता है, उसमें मिक्सिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो उससे हम्म। ये कहना कि हमारे साहित्य में है और दूसरों के में नहीं है, या दूसरों के में कम है, ऐसी मिक्सिंग अप, ये तो कोई बात नहीं बनती ना। मैं उसमें से हिस्ट्री को अलग करना जो है हमारा कर्तव्य है। ये कहना कि सारी माइथोलॉजी को हम हिस्ट्री माने, वो भी ठीक नहीं है। वो तो किसी भी लैंग्वेज में और किसी कंट्री के साहित्य में ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। जैसे ग्रीक हिस्ट्री, ग्रीक माइथोलॉजी में ये आता है कि उसमें ग्रीस में 3 जायंट ऐसे थे जिनके 50-50 सिर थे। हाँ हाँ हाँ। अब उसको यस। हिस्ट्री थोड़ी मानेंगे, उसको माइथोलॉजी ही मानेंगे ना। हाँ। तो अगर हम दूसरे साहित्यों की माइथोलॉजी और हिस्ट्री को अलग कर सकते हैं, तो अपने कंट्री के साहित्य और अपनी कंट्री के हिस्ट्री और माइथोलॉजी को अलग अलग करना ही चाहिए। जी और बिल्कुल। सिर्फ इतना नहीं है कि हम हिस्ट्री और माइथोलॉजी को अलग करें, उसमें ये भी आ जाता है कि जब अब हमारी जो वाल्मीकि रामायण है, इट इज अ पोइटिक रेंडिशन ऑफ द स्टोरी। वाल्मीकि जी एक कवि हैं, तो जब कवि की जब हम कविता लिखते हैं उसमें मेटाफोर्स होते हैं, सिमिलीज जी। होती हैं, पर्सोनिफिकेशंस होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं पोइट्री के। तो all those elements of poetry are also in there. तो उनको हम्म। अलंकार कहते हैं, पोएट्री के हाँ कार करते हैं, मुख्य अलग कार करते हैं। हाँ पोएट्री की ऑर्नामेंट्स हैं। तो उन ऑर्नामेंट्स को अलग कर दिया जाए तो लैंग्वेज की जो सजावट है, लैंग्वेज की जो सुंदरता है, वो खत्म हो जाएगी। तो वो बिल्कुल। मेटाफर्स जो है या अलंकार हैं, उन्हीं से तो सुंदरता बनती है भाषा की। जी। अब जैसे यहाँ पे लगता है कि हाइपरबोली का यूज किया है बिल्कुल। उन्होंने। हाँ। हाँ वो मतलब वो यूज सब किया। भी हमें वो सब चीजें, मतलब अगर हम बोलें कि अच्छा दूसरों की बुक्स पढ़ें, जैसे हम इवन स्कूल टाइम में जो हम पोइट्रीज पढ़ते थे, तो वी वर जी। टोल्ड कि इसमें जो मेटाफोर है वो निकाल कर उसको बताओ, है ना, इसमें हम्म। जो पर्सोनिफिकेशन करी है वो बताओ। अब वहां पे छोटी सी पोएम में तो हमने कर लिया, लेकिन अब जो इतनी बड़ी किताब है वो पूरी की पूरी पोएम है, तो उसमें हम ये वाले एलिमेंट्स की को भूल जाते हैं कि हम सिर्फ कहते हैं कि लिटरल मीनिंग उठाएंगे हम तो। अब अगर लिटरल मीनिंग ही उठाना है सिर्फ, तो फिर तो मतलब आप एक मूर्ख की तरह किताब को पढ़ रहे हो आपने। एज मतलब वो तो चीज ली ही नहीं ना कि इट्स ऑल्सो अ पीस ऑफ लिटरेचर, इट्स नॉट जस्ट हिस्ट्री बट हिस्ट्री रिटन बाय अ पोएट। सो राइट। both of those and things have to be kept in mind. and Valmiki was not only a poet, he was a scientist of very top category। जी। फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे वो। हम्म। ये तो बाय एक्सीडेंट ही वो पोइट बन गए थे। जब वो पोइट बने थे तब तक उनकी आयु जो थी बहुत लंबी हो चुकी थी। और उनके जो शिष्य थे भरद्वाज, वो उसके कई साल पहले ही प्रजाग यूनिवर्सिटी के चांसलर बन चुके थे। इससे इमेजिन कर सकते हैं कि वाल्मीकि जी उस समय कितनी आयु के होंगे। तो ओके। वाल्मीकि जी तो फंडामेंटल फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। वो असत्य बात नहीं लिखेंगे। जो भी उन्होंने लिखा वो सत्य पर आधारित था। और उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो लिखी है, उसमें ये भी लिखा है कि उन्होंने जैसे थीसिस लिखते हैं ना, तो जगह जगह पर जाकर उन्होंने रिसर्च करी कि भगवान राम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया। वो रिसर्च के बेसिस पर उन्होंने हिस्टोरिकल बुक लिखी है। तो ओके। उसमें कमियां निकालना ठीक है। उसमें कुछ लोगों ने बाद में एडिशंस भी करी हैं, इंटरपोलेशंस भी हैं। पर जो वाल्मीकि जी ने लिखा है वो सत्य पर आधारित है। और इतना ज्यादा वो डीपली सत्य पर आधारित थे
कि अब मैथमेटिक्स के ज्यादा प्योर तो साइंस कोई हो नहीं सकती। ही वाज ए जी। मैथमेटिक्स और फंडामेंटल फिजिक्स। आई थिंक मीन्स मुझे लगता है ये जो क्वेश्चंस बार बार उठता है एंड एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी एक जो क्वेश्चंस करते हैं, मुझे लगता है ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने जो हमारे दिमाग में फितूर भरा है, उसके वजह से हम लोग ज्यादा क्रिटिकल, अपने ही लिटरेचर में क्रिटिकल होते हैं। एम आई राइट? तो होना ही चाहिए, वो तो मैं नहीं कहता कि क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, पर लोग जो है ना यूजुअली वेस्टर्न लिटरेचर को पढ़ के उससे प्रभावित होके ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, जो कितनी स्पष्ट रूप से प्रूव हो चुका है कि वो बिल्कुल गलत है और उसका कोई भी प्रमाण नहीं है और ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट पर बेस्ड है। फिर भी वो बार बार लोग यही कहते हैं आर्यों ने इन्वेजन किया भारत पर। ये कहाँ से, मतलब जो लॉजिकली कई कई तरह से रिफ्यूट हो चुकी हैं जो थ्योरीज, उनको भी बार बार उठाया जाता है। ये जो है लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, वामपंथी लोग और जो धर्म का विरोध करने वाले लोग हैं, वो ऐसी ऐसी बातें जो है बार बार उठाते हैं। इसका तो एक सीधा सा एग्जाम्पल आजकल हम न्यूज मीडिया में देख रहे हैं। कल मैं न्यूज देख रही थी। अब वो जो विपक्ष की प्रवक्ता बैठी हुई थी वहां पे, न्यूज एंकर ने भी बोला और हमारी सरकार के प्रवक्ता ने भी बोला कि भाई हमारे देश में कोई इस समय किसी तरह का कोई संकट नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। किंतु अब जिन्हें जो बोलते हैं ना हंगामा खड़ा करना मकसद है हमारा, वो वाले लोग जी। होते हैं कि उन्हें क्वेश्चन करना ही करना है। अब आप प्री कंसीव्ड नोशन लेकर बुक को उठाओगे कि इस बुक को मैंने मिथोलॉजी प्रूव करना है, तो यू विल फाइंड एलिमेंट्स आफ्टर एलिमेंट्स कि ये तो मिथोलॉजी है। लेकिन अगर आप इस बात को सत्य को आधार रखकर मानोगे, जैसे पिताजी ने बोला कि वाल्मीकि जी एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने जब पुस्तक लिखी है वो पूरी हिस्टोरिकल अकाउंट के रूप में लिखी है, तो अब उस चीज को फैक्ट लें और उसके ऊपर चलें कि हाँ ये पुस्तक सत्य है, ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है। अगर हम उस पर्सपेक्टिव से पुस्तक को उठाते हैं, ग्रंथ को उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो देन दोज पोइटिकल सिमिलीज, मेटाफोर्स, personifications, they jump out at you. Then you can see, okay, this is what it means. तो हमारे अपने पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या किसी चीज में से निकाल सकते हैं। हर और उन्होंने बहुत से श्लोक ऐसे लिखे हैं जिनके दो दो मीनिंग निकलते हैं, हर एक वर्ड के दो दो मीनिंग। जैसे अहल्या की स्टोरी है, उसमें हर एक श्लोक, चार पांच ऐसे श्लोक हैं जिनके पूरी तरह से दो दो मीनिंग निकलते हैं। इसी तरह जो सीता प्रकट होती हैं, वो अपनी कहानी सुनाती हैं अनसुईया जी को, उस कहानी के हर एक वर्ड के दो दो मीनिंग निकलते हैं और उनमें से वी हैव टू सिलेक्ट द राइट, जो लॉजिकल मीनिंग है वही लेना चाहिए ना, जो बिल्कुल। इलॉजिकल मीनिंग्स है उनको थोड़ी लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। आपने एकदम क्लियर किया है गीतांजलि जी, आपने डॉक्टर गोयल ने स्पेशली आपने ये जो बोला है ना कि जो मतलब आप अगर लेफ्टिस्ट इसमें जा रहे हैं तो आपको सब गलत ही गलत दिखेगा। ये इतना क्लैरिटी, इतनी लूसिडली आप दोनों ने समझाया है। आई होप जिस श्रोता ने वो क्वेश्चन पुट अप किया था वो ये देखे और देख के वो अपने आप को मतलब अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करे एंड गलतियां ढूंढने के जगह पे एक्सेप्टेंस भी रखे एंड फेथ। फेथ इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फेथ जो है हमारे बीच में से मिसिंग हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर अगेन कमिंग। नेक्स्ट वीक वी विल अगेन मीट एंड सीरियसली आप लोगों का इतनी सिंपल तरीके से जो आप लोग समझाते हैं वो मुझे फीडबैक मिलती है थोड़ी बहुत। ज्यादा तो लोग फीडबैक देते नहीं है, जस्ट देख के छोड़ देते हैं शायद। बट जितना मिलता है दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस एंड नेक्स्ट वीक वी विल मीट अगेन। जय श्री राम डॉक्टर गोयल, जय श्री राम गीतांजलि जी। जय श्री राम।